जूनागढ़ में शीला और साहिल दोनों अलग अलग परिवार से थे। शीला एक हिंदू परिवार से थी तो वहीं साहिल एक मुस्लिम घर से था। शीला 10 साल की बच्ची थी और उसको उसकी मां ने उसे बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। शीला के परिवार का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चलता था, इसलिए शीला भी अपनी मां सुनंदा के साथ जंगल से लकड़ियां काट कर लाती और बाजार में बेच देती थी। ऐसे ही अब 10 साल बीत जाते हैं। शीला अब 20 साल की हो जाती है और एक दिन उसकी मां बीमार पड़ जाती है और शीला अपनी मां की तरफ देखकर बोलती है, माँ आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए दवा लेकर आऊंगी और आज आप देखना आपकी बेटी सारी लकड़ियां बेच देगी। शीला तू अकेली बाजार मत जा, तुझे तो पता है ना बाजार का माहौल कैसा होता है। अरे तुम चिंता मत करो माँ, अभी आपकी शीला जिंदा है। इतना कहकर वो लकड़ियां उठाती है और बाजार चली जाती है और बेचने लगती है कि तभी वहां पर एक बाइक रुकती है और उस बाइक पर एक लड़का अपने सिर पर से हेलमेट उतारता है और शीला से बोलता है, हेलो मिस, लकड़ियां कैसी हैं? शीला उसको देखती ही रह जाती है और एक बार फिर साहिल उसकी आंखों की तरफ हाथ फेरता हुआ कहता है, मैम मैं आपसे बोल रहा हूँ, लकड़ियां कितने की हैं? मुझे लकड़ियां चाहिए। कितनी दूं? मानो उसकी आवाज साहिल के कानों से गुजरते हुए सीधा दिल तक पहुंच गई थी और साहिल उसकी आवाज सुनते ही उस पर फिदा हो गया और उससे कहता है, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए। शीला उसको सारी लकड़ियां पैक करके दे देती है और साहिल वहां से चला जाता है। वहीं शाम को शीला अपनी माँ के लिए दवाई लेकर घर जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ माँ मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारी बेटी सारी लकड़ियां बेच कर आएगी। देखो आज मैंने सारी लकड़ियां बेच दी। शीला की ये खुशी देख सुनंदा भी खुश हो जाती है और वो कहती है, बेटा बस तू किसी गलत रास्ते पर मत जाना, बाकी मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी। हाँ हाँ ठीक है। शीला की आंखों में मानो साहिल की तस्वीर छप गई थी और शीला पूरी रात साहिल के बारे में सोचती रहती है और अगली सुबह शीला फिर लकड़ियां लेकर बाजार जाने को तैयार हो जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ तुम आज भी बीमार हो, इसलिए आज फिर मैं लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ। शीला की माँ उसको कुछ बोलती कि इतने में शीला बाजार का सामान उठाती है और बाजार के लिए चली जाती है। वहीं उस दिन भी साहिल उसकी दुकान पर आता है और उससे बोलता है, खूबसूरत दुकान की खूबसूरत लड़की से खूबसूरत लकड़ियां खरीदने का मजा ही कुछ और है। शीला भी अब उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे साहिल और शीला के बीच में नजदीकियां बढ़ गई। वो दोनों एक दूसरे से बातें किया करते और एक दूसरे के साथ घूमने फिरने लग गई। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे। जब एक दिन शीला साहिल से बात कर रही होती है कि इतने में शीला की माँ सुनंदा शीला को साहिल के साथ देख लेती है और उसको एक थप्पड़ मारकर कहती है, तुझे मैंने इसीलिए इतनी छूट दी थी क्या कि तू किसी लड़की के साथ घूमे फिरे बात करे? मेरी आजादी का तूने गलत फायदा उठाया शीला। माँ इसमें गलत क्या है? अगर लड़की अपनी मर्जी से अपने प्यार को चुन रही है तो क्या उसे हक नहीं होता अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का? शीला मुझसे बहस मत कर, आज के बाद तू इस लड़के से नहीं मिलेगी, बस बात खत्म। बेचारी शीला का हाथ खींचते हुए उसकी माँ उसको साहिल से दूर ले जाती है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ साहिल को उसकी चिंता हो रही थी कि तभी साहिल आधी रात को शीला के घर बाहर आ जाता है और शीला को आवाज लगाने लगता है। शीला की आंख उसकी आवाज से खुल जाती है और वो बाहर जाती है और उससे बोलती है, साहिल तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हें माँ ने देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। बोलो, तुम कल मुझसे मिलने आओगी, मुझसे शादी करोगी? बेचारी शीला दुखी हो जाती है और उसको ना चाहते हुए भी हाँ कर देती है और अगले दिन साहिल के साथ वो बाहर जाती है और एक जगह बैठकर बातें कर रही होती है कि तभी शीला के गांव के चाचा उसे देख लेते हैं कि वो एक मुस्लिम परिवार के लड़के के साथ बैठी हुई है। ये देखकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो सीधा सरपंच के पास चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सरपंच और गांव के कुछ आदमी वहां आते हैं और लड़के को मारते हुए ले जाते हैं
ये देखकर शीला रोने लगती है और अपने गांव वालों से बोलती है, तुम लोग साहिल को ऐसे क्यों मार रहे हो? आखिर इसने किया क्या है? क्या गलती है इसकी? इसकी गलती ये है कि इसने एक हिंदू लड़की से प्यार किया है और इस गांव में मुस्लिम घर में हम अपनी हिंदू बेटी को नहीं देते हैं। सजा फिर मुझे भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी तो एक मुस्लिम परिवार में प्यार किया है। हमारे गांव में यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के घर उसकी पत्नी बनकर जाए। तुम लोगों ने इतनी रूढ़िवादी सोच आखिर क्यों रखी है? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, लेकिन तुम लोगों के दिमाग में जात धर्म का भेदभाव आखिर क्यों है? क्यों चाचा, क्यों? गांव वाले उसकी बातों का जवाब नहीं देते और बेचारे साहिल को फांसी पर लटका देते हैं। उसे फांसी पर लटका हुआ देख शीला मानो अधमरी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी ये हालत देख शीला के माँ के कलेजे पर मानो पहाड़ टूट गया था और बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। शीला की माँ सुनंदा आगे आती है और सरपंच से बोलती है, सरपंच जी, मेरी बेटी को माफ कर दो। आगे से मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी। मैं इसको अच्छे से समझा दूंगी। और अब तो साहिल भी नहीं बचा तो ये किससे बात किया करेगी? मेरी बेटी को माफ कर दो, छोड़ दो मेरी बेटी को। उसकी माँ सरपंच के सामने गिड़गिड़ा रही होती है। तभी शीला मानो पागल सी हो गई थी और साहिल की मौत का सदमा उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी माँ को गिड़गिड़ाता देख शीला बोलती है, माँ, तुम इन बेरहम लोगों के सामने मत रो। इन लोगों ने तो एक जिंदा इंसान को मार दिया। इनसे और क्या उम्मीद कर सकती हो तुम? ओए सरपंच, तूने मेरे साहिल को मारा है ना? तो सुन, मुझे भी अब नहीं जीना है। तू मुझे भी मार दे। शीला को इतने गुस्से में देख और इतनी बदतमीजी से बात करता हुआ देख सरपंच को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और वो सुनंदा की एक भी नहीं सुनता और शीला को पेट से बांधकर जिंदा जला देता है। और वहीं शीला की माँ अपनी बेटी को जिंदा जलता हुआ देख पागल हो जाती है और गांव वाले उसकी माँ को पागल खाने भिजवा देते हैं और इस तरह उनकी प्रेम कहानी यहीं पर अधूरी रह जाती है। चारों तरफ से शहनाई बज रही थी। बहुत ही खुशी का अवसर था। शिवांगी घूंघट ओढ़कर मंडप में बैठी हुई थी कि तभी पंडित कहता है, अब वर और वधू दोनों फेरे लेने के लिए खड़े होंगे। पंडित के कहते ही शिवांगी अपने पति रोहित के साथ फेरे लेने के लिए खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर में उनकी शादी संपन्न हो जाती है और रोहित उसे अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां उसका गृह प्रवेश होता है। तभी रोहित की माँ माया कहती है, देखो तो जरा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। अरे नजर न लगे किसी की। माया अपनी बहू का स्वागत करती है और उसे रोहित के कमरे में छोड़ आती है। कुछ ही देर में रोहित आता है। देखो शिवांगी, मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। वादा करो कि कभी भी मेरी माँ को कोई दुख या तकलीफ नहीं होने दोगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी माँ का आपसे भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। शिवांगी की बात सुनकर रोहित बहुत खुश होता है और कमरे की लाइट बंद करके अपनी सुहाग रात अच्छे से मनाता है। अगले दिन सुबह शिवांगी रसोई में चाय बनाती है और अपनी सास माया को देने जाती है। माँ जी, उठ जाइए, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। अरे बेटी, तूने बहुत ही अच्छा किया जो तू आ गई। अब जरा मुझे अलमारी से एक पुराना कपड़ा निकाल कर दे दे। ये महीने की बीमारी बहुत परेशान कर रही है। माँ जी, आप कपड़ा इस्तेमाल मत कीजिए, मैं आपके लिए सैनिटरी नैपकिन लेकर आती हूँ। शिवांगी अपने कमरे से सैनिटरी नैपकिन लाकर माया को दे देती है, जिसके बाद माया की परेशानी कम हो जाती है। माया शिवांगी की समझदारी से बहुत खुश होती है और अपनी सभी सहेलियों से शिवांगी की बहुत तारीफ करती है। ऐसे ही धीरे धीरे शिवांगी की शादी को पूरे 2 साल हो जाते हैं। एक दिन रोहित अपनी माँ माया के पास जाता है और उससे कहता है, माँ, बहुत दिन हो गए हैं, मैं शिवांगी को कहीं घुमा कर नहीं लाया हूँ। मैंने शिवांगी के साथ हिमालय जाने का प्लान बनाया है। बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा। जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी परमिशन है। रोहित बहुत खुश हो जाता है और शिवांगी को लेकर अपने साथ हिमालय के टूर पर चला जाता है, जहां वो बहुत एंजॉय करते हैं। शिवांगी वहां रोहित से केबल कार झूले पर झूलने के लिए कहती है। सुनिए जी, मुझे इस केबल कार झूले पर झूलना है। क्या आप मेरे साथ इस पर झूलना चाहोगे? अरे नहीं शिवांगी, अगर तुम्हारा झूले पर झूलने का मन है तो तुम झूलो, क्योंकि मुझे तो ऊंचाई से डर लगता है।
रोहित की बात सुनकर शिवांगी अकेले ही केबल कार झूले पर झूलने चली जाती है। शिवांगी को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन तभी अचानक से केबल कार झूले की रस्सी टूट जाती है, जिसके बाद झूला नीचे गिर जाता है। कई लोग जख्मी हो जाते हैं और सभी को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहां शिवांगी भी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। डॉक्टर रोहित के पास आकर कहते हैं, देखिए ये बहुत ही बुरी खबर है। आज के बाद आपकी पत्नी अपने पैरों पर कभी नहीं चल पाएगी। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, लेकिन ये सुनकर रोहित का बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो रोने लगता है। जब वो शिवांगी की ये हालत देखता है तो वो कुछ कह नहीं पाता। कुछ दिन बाद वो हिमालय से वापस घर लौट आता है और रोते हुए अपनी माँ को शिवांगी के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। उसके बाद शिवांगी की दोनों टांगें खराब हो गईं। अब वो कभी चल नहीं पाएगी। तभी शिवांगी बैसाखी का सहारा लिए माया के पास चलती हुई आती है। शिवांगी की ये हालत देखकर एक पल को माया का दिल पसीज जाता है। तू चिंता मत कर बहू, शुक्र है भगवान ने तेरी जान बचा दी और तुझे कुछ नहीं हुआ। उस दिन के बाद से घर की सारी जिम्मेदारी माया के ऊपर आ जाती है, जिसके बाद माया बहुत ही चिड़चिड़ी हो जाती है और इस वजह से वो शिवांगी के ऊपर अत्याचार करने लगती है। यहाँ तक कि वो नौकरानी को घर से निकाल देती है और सारे काम बेचारी अपाहिज शिवांगी से करवाती है। इस लंगड़ी बहू का मैं क्या करूंगी? ये यहाँ से चली गई तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी और एक अच्छी सी बहू ले आऊंगी। उस दिन शिवांगी रसोई में रोटियां बना रही थी, तभी माया वहां आती है। कल मुही कहीं की, तू तो पूरी मनहूस निकली। ऊपर से ये काली जली हुई रोटियां बना रही है। क्या तुझे रोटियां बनानी भी नहीं आती? माँ जी, मैंने तो अभी तक एक भी रोटी नहीं जलाई। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जबान लड़ाएगी? माया गुस्से में शिवांगी का हाथ तवे पर रख देती है। शिवांगी का हाथ बुरी तरह से जल जाता है और वो रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा से आपसे कुछ नहीं कहूंगी। माया दिन रात शिवांगी पर अत्याचार करने लगती है। कभी वो माया को सीढ़ियों से गिरा देती तो कभी बर्तन धोते हुए उसकी कमर में लात मार देती। एक दिन वो अपने कमरे में अपने आप से कहती है, कितनी बेशर्म है ये शिवांगी। मैंने इसे घर से निकालने की कितनी कोशिश की, लेकिन ये इतनी ढीठ है कि घर से निकलना ही नहीं चाहती। ये सब शिवांगी कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई सुन लेती है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है और अपने कपड़े पैक करके बिना किसी को बताए अपने घर के लिए निकल जाती है। जब ये बात माया को पता चलती है तो वो अपने बेटे से कहती है, अरे अच्छा हुआ जो खुद भाग गई। वैसे भी अब वो हमारे किसी काम की नहीं थी। मैं तेरी एक अच्छी सी लड़की से शादी करूंगी। रोहित, तू चिंता मत कर, मैं इस घर में एक और बहू लेकर आऊंगी। ये कहकर माया रोहित की दूसरी शादी करवा देती है, लेकिन रोहित उस लड़की के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो शिवांगी से बहुत प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ माया को अचानक से ओमिक्रॉन नाम की बीमारी हो जाती है, जिसका पता चलने के बाद रोहित की दूसरी पत्नी उन्हें छोड़कर चली जाती है। एक दिन माया बिस्तर पर पड़े हुए शिवांगी का नाम पुकारने लगती है। शिवांगी, शिवांगी, शिवांगी माया वो दिन याद करने लगती है जब शिवांगी हर दुख तकलीफ में उसका साथ दिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ रोहित से ये सब देखा नहीं जाता और वो शिवांगी को कॉल करता है। शिवांगी, मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है। उन्हें ओमिक्रॉन नाम की बीमारी हो गई है और वो पल पल तुम्हें याद कर रही है। तुम चिंता मत करो जी, मैं आज ही वापस आ जाती हूँ। शिवांगी वापस रोहित के घर आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास माया का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और खुद भी अपने मुंह पर मास्क लगाकर रखती है और रोहित को भी लगवा देती है। जिसके बाद दिन रात एक करके शिवांगी अपनी सास माया को बिल्कुल पहले की तरह ठीक कर लेती है। ठीक होने के बाद माया शिवांगी से कहती है, मैं एक बहुत ही मूर्ख औरत हूँ। मुझे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान नहीं है। अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है, मुझे उसका बहुत पछतावा है। मैं जानती हूँ बेटी, मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ जी, आप मेरी माँ हो और आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। शिवांगी की बात सुनकर माया बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है।
उसके बाद माया एक दिन शिवांगी को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसके पैरों का इलाज करवाती है, जिसके बाद शिवांगी पहले की तरह चलने लगती है। अब शिवांगी अपनी सास माया और अपने पति रोहित के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।